हेलो बच्चों, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण। पिछले वीडियो में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जाना था। हमने जाना था कि इसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से भी जानते हैं, और हमने इसकी विशेषताओं और इसके अर्थ, इसके प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अपूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय बाजार की उस अवस्था से है जिसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक न होकर अधिक होती है तथा वस्तु विभेद के कारण विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुएं एवं पूर्ण स्थानापन्न होकर अपूर्ण स्थानापन्न होती है। इससे प्रत्येक विक्रेता को अपनी वस्तु विशेष के लिए एकाधिकारी होते हुए भी अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत जब हम उत्पादन और कीमत का निर्धारण करते हैं तो इस प्रतियोगिता में साम्य अथवा कीमत का निर्धारण ठीक उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार होता है जिस प्रकार से हम शुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत या शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण करते हैं। इसमें भी कीमत निर्धारण के लिए दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण है कुल आगम या कुल लागत रीति, और दूसरा दृष्टिकोण है सीमांत विश्लेषण रीति। दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहला दृष्टिकोण हमारा कुल आगम एवं कुल लागत रेखाओं की विधि। इस विधि के अनुसार प्रतियोगी उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित करेगा जहां कुल आगम तथा कुल लागत के बीच अधिकतम अंतर हो और वहां उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। चित्र के अंदर हम देखें कि यहाँ हमारा OY अक्ष जो है कुल आय, कुल लाभ, कुल लागत के बारे में बता रहा है, जबकि OX अक्ष जो है हमारा उत्पादन की मात्रा के बारे में बता रहा है। TC रेखा जो है हमारी टोटल कॉस्ट के बारे में बता रही है। TR टोटल रेवेन्यू के बारे में बता रही है, यानी कुल आय हमारी कितनी है, कुल आय और कुल लागत के बीच का अधिकतम अंतर जहां पे होता है वहां हम उत्पादन का निर्धारण करते हैं। दोनों वक्रों की अगर हम स्थिति देखते हैं, जब हम इन्हें रेखा चित्र में बनाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक बिंदु पर कुछ समय तक जो हमारी लाभ की जो स्थिति है या टोटल कॉस्ट की स्थिति है वह एक बार तो समान चलती है और फिर उसमें कमी आती है और उसके बाद में वृद्धि आती है। हमने उत्पादन के सिद्धांतों में पढ़ा था कि जब हमें बाह्य बचतें मिलती है तो हमारी एक बार उत्पादन लागतें जो है कम हो जाती है और उसके बाद में पुनः बढ़ने लग जाती है। तो वही स्थिति यहाँ है। और जब हम कुल आय की बात करते हैं तो कुल आय पहले थोड़ी सी जो है हमारी बढ़ी हुई होती है और बाद में जैसे जैसे हमारी बाह्य बचतें खत्म होती है तो हमारी कुल आय जो है वो गिरने लग जाती है। चित्र के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर A और B क्षेत्र जो है वो लाभ का क्षेत्र है, और यहाँ पर हम दोनों साम्य बिंदु जो काटते हैं, एक तो L बिंदु पे काटते हैं और दूसरे M बिंदु पे काटते हैं। तो ये जो है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट बिंदु होते हैं, यानी समविच्छेद बिंदु होते हैं, यानी वे बिंदु होते हैं जिन पर कि न तो हमें लाभ हो रहा है न हमें हानि हो रही है। लेकिन L बिंदु ऐसा बिंदु है जो कि हमारे उत्पादन का न्यूनतम बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पे ही हम हमारा उत्पादन बंद कर दें और संतोष होकर बैठ जाए। और M बिंदु जो है हमारा अधिकतम उत्पादन का स्तर बताता है, यानी कि Q3 जो हमारी मैक्सिमम उत्पादन की
क्षमता को बताता है। और यह भी ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हम उत्पादन करें, क्योंकि हमारे पास में यहाँ तक उत्पादन करने का मतलब है कि हमें कुछ चीज़ों का संघर्ष करना पड़ेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी जो है हमारी, उससे हम कम तक उत्पादन करते हैं। प्राय हमने ये पढ़ा है 100% की क्षमता होती है हमारी, तो हम 80 या 90% तक उत्पादन करते हैं, जिससे कि हमें लाभ की बेहतर स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ हमारा जो लाभ क्षेत्र है, वहाँ हम जब मैक्सिमम जो डिफरेंस है वहाँ से लंब गिराते हैं, तो हमारा उत्पादन का स्तर आता है Q2 बिंदु पर। और इस Q2 बिंदु पर हमें सबसे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि L और M के बीच का जो हमारा बीच का मिड क्षेत्र है Q2, वहाँ हमें सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु जैसा कि हमने पहले भी इस विधि के बारे में बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हमने जाना था इसके अंदर, तो हमने आपसे चर्चा की थी कि यह एकदम गलत विधि है। लंब गिराना और उसके आधार पर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करना सर्वथा अनुपयुक्त स्थिति होती है। ऐसी स्थिति के अंदर प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल आगमों और को कुल उत्पादन की मात्रा से भाग देना पड़ता है, और साम्य ज्ञात करने में भी कई बार कठिनाई आती है। प्रति इकाई लाभ भी कुल लाभ में उत्पादन की मात्रा से भाग देकर के ज्ञात करना पड़ता है। पर जब हमें ये दोनों ही चीज़ें ऐसे ज्ञात करनी पड़ती है, तो क्यों ना हम किसी श्रेष्ठ विधि से उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करें। तो जो हमारी दूसरी रीति है, जिसे हम सीमांत विश्लेषण रीति या विधि के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से उत्पादन की मात्रा और मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने था, पहली रीति थी हमारी कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण, यानी जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के लाभ क्षेत्र में अधिकतम दूरी जहां पे है, वहां से हम लंब गिराएंगे और अपनी उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेंगे। सिंपल सा है ये। और दूसरी विधि है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत 3 तरह की दशाएं हो सकती है। किसी फर्म के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है, या हानि की दशा हो सकती है। 3 तरह की परिस्थितियां हो सकती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी फर्म का साम्य बिंदु उस स्थान पर होगा जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होंगे, और उस उत्पादन मात्रा व मूल्य पर ही उसे अधिकतम लाभ होगा। जैसा कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पढ़ा था, सेम वैसी ही कंडीशन है, पर यहाँ हमें ये देखना है कि कैसे लाभ होगा, कैसे हम इसका मूल्य निर्धारण करेंगे। एकाधिकारी या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए वस्तु का मांग वक्र, यानी एवरेज रिटर्न, जिसे हम वस्तु का मांग वक्र भी कहते हैं, नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि फर्म अपनी वस्तु की अधिक मात्रा मूल्यों में कमी करके ही बेच सकती है। सेम प्राइस पे बेचना उसके लिए संभव नहीं होता है। इसके लिए है कि वह अपने मूल्यों में कमी करे। सीमांत आगम वक्र यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व औसत आगम की अपेक्षा तेजी से गिरता है। व्यक्तिगत फर्म में मांग वक्र की ढाल वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करती है कि वस्तु की मांग की लोच कैसी है। मांग की लोच के बारे में हमने 5 प्रकार पढ़े थे। हमने देखना है कि मांग की लोच कैसी है। अगर वस्तु की मांग लोचदार है तो दोनों वक्र यानी AR और MR अधिक समतल होंगे और मांग की लोच
कम होने पर अधिक ढालू होंगे, यानी गिरते हुए होंगे। जब हम अल्पकाल के अंदर सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से फर्म के अंदर कीमत का या उत्पादन का निर्धारण करते हैं, तो हमने आपसे बताया कि 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि फर्म को अतिरिक्त लाभ मिलता हो। कीमत का निर्धारण हमें कहाँ करना है? जहाँ वस्तु का मांग वक्र यानी एक्चुअल एवरेज जो है हमारी आय नीचे गिरती हुई हो, और जहाँ हम देखें कि इन दोनों के अंतर्गत जो हमें उसकी लोच का भी ध्यान रखना है। पहले हम बात कर लेते हैं इस पे कि इसकी 3 दशाएं होती है। तो पहला दशा जो है वो अतिरिक्त लाभ की दशा है। इस अतिरिक्त लाभ की दशा के अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्पादक वही पुनः है कि ओ बाई एक्स जो है हमारी कीमत, लागत और आगम के बारे में बताता है। ओ एक्स अक्ष पर हम उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करते हैं। सेम डायग्राम के अंदर बार बार रिपीट होती है ये चीज़ें। और जब हम इसके अंदर देखते हैं कि उत्पादक अपनी उत्पादन का निर्धारण कैसे करेगा, यानी कि एक उत्पादक या फर्म जिसकी की कीमत ओपी पर निर्धारित की गई है और इस कीमत पर एवरेज रेवेन्यू हमारी एवरेज कॉस्ट से अधिक है। एवरेज रेवेन्यू हमारी एवरेज कॉस्ट से अधिक है और यहाँ प्रतियोगी को प्रति इकाई अतिरिक्त लाभ हो रहा है। किसके बराबर? ये जो हमारा चौकोर बना हुआ है ना डब्बा, RPTS, इसके बराबर लाभ हो रहा है और ये हमारा अतिरिक्त लाभ है। ऐसी स्थिति के अंदर कीमत का जो निर्धारण होगा वह किसी फर्म को अतिरिक्त लाभ बताएगा। डॉट डॉट रेखाएं जो हैं हमारी, उनके माध्यम से हम 2 तरह की कंडीशन है उसमें। एक तो है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट को बता रहा है। पूर्ण रेखा जो है हमारी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को बता रही है। एक रेखा हमारी जो है डॉट डॉट MR मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरी रेखा जो है हमारी एक्चुअल रेवेन्यू के बारे में बता रही है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि AR और MR दोनों गिर रही हैं, लेकिन MR AR की अपेक्षा तीव्र गति से गिर रही है और यहाँ पे कीमत का जो निर्धारण हो रहा है उससे फर्म को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। दूसरी कंडीशन है इसके अंतर्गत सामान्य लाभ। ऐसी स्थिति के अंदर जबकि AR और MR दोनों गिरती हुई हैं, यहाँ साम्य बिंदु कहाँ होगा? हमें साम्य बिंदु हमारा होगा MR और MC जहाँ बराबर होंगे। MR और MC जहाँ पे बराबर होंगे, यानी कि ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? E पॉइंट होगा। E पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि MR को MC नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तो वहाँ हमारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य का निर्धारण होगा। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये साम्य अवस्था जो उत्पादन कर रही है OQ पे उत्पादन हमारा जो है वो साम्य अवस्था के अंदर है और यहाँ प्राइस जो है हमारा QT के ऊपर हमारा प्राइस है। इस अवस्था के अंतर्गत फर्म को
रेवेन्यू भी उतनी ही मिल रही है और कॉस्ट भी उतनी ही मिल रही है। इसके मतलब AR जो कट हो रहा है उसका किस पे कट हो रहा है, ये देखिए लाइन लाइन देखिए आप, जहाँ टोटल टोटल उत्पादन की यानी OQ की लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए T बिंदु पे आ रही है। यहीं पे तो हमें प्राइस मिल रहा है, क्योंकि MR MC को काटते हुए कहाँ से जा रहा है, T बिंदु पे जा रहा है। यहीं पे हमारी प्राइस भी मिल रही है और यहीं पे हमारी इतनी हमारी रेवेन्यू हो रही है, यानी सामान्य हमें लाभ मिल रहा है, शून्य लाभ की स्थिति हो रही है। केवल फर्म को औसत उत्पादन लागत के बराबर ही कीमत मिल रही है। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन में कीमत का निर्धारण हमें वही करना है कि जहां MR बराबर MC होंगे, वही कीमत और उत्पादन मूल्य का निर्धारण होगा। यहाँ MR और MC इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं, MR AR की अपेक्षा तेजी से गिर रहा है। यहाँ डॉट डॉट रेखा के अंदर हम देख रहे हैं कि M और MC जो है, Q2 का सामने बिंदु जो बन रहा है, उस बिंदु से ऊपर जा रही है हमारी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की रेखा को ऊपर तक मिलाते हैं तो हमें हमारी सेलिंग प्राइस का पता चलेगा और उत्पादन बिंदु का पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में OQ उत्पादन पर प्राइस हमारा होगा S बिंदु पर, और ऐसी स्थिति की जो है वो हमें ये बता रही है कि हमारी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कम है, कि फर्म को जो घाटा हो रहा है वो PSRT के बराबर घाटा हो रहा है, क्योंकि हम उतनी आय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जितनी की हमारी कीमत है, क्योंकि आय तो हमारी बिल्कुल नीचे ही रह गई है। कीमत निर्धारण कहाँ होगा हमारा, जहाँ MR बराबर MC है, यानी ये हमारा पॉइंट बिल्कुल नीचे रह गया सामने बिंदु का, और हम वास्तव में निर्धारण उत्पादन की जो मांग है वो ऊपर है हमारी, यानी हानि की स्थिति में फर्म जो है वह चल रही है। एक फर्म उत्पादन तब तक चालू रखती है जब तक कि फर्म को कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत मिलती रहे, यानी जब तक उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी तब तक तो वह उत्पादन चालू रखेगी। उसके बाद में अगर उसे वहीं पे कॉस्ट नहीं मिल रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है, तो वह अपना उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि फर्म बंद रहेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उसको देनी ही देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में उसका प्रयास रहता है कि कम से कम हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो एक बार वसूल लें, अगर वो भी नहीं वसूल पा रहे हैं तो फर्म का उत्पादन बंद हो जाएगा।